नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास की बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि यहाँ से अक्सर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बायोलॉजी का सारा जो भी 6 क्लास का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करा दूँ और उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है वो भी हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आपको पता है पहला चैप्टर का नाम है आहार और पोषण। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा हम बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है। तो संतुलित आहार में आपको पता है कि इसमें पॉकेट और फास्ट फूड नहीं आते हैं। तो आपको पता है बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये तो सब फास्ट फूड और पॉकेट वाला है, तो ये नहीं हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होगा, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा रोटी दाल सब्जी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने आप में संतुलित भोजन कौन है, किशोरों के लिए जो अच्छा माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दूध एक ऐसा भोजन है जो अपने आप में संपूर्ण भोजन माना जाता है। तो हमारा दूध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग कन्फ्यूजन होते हैं। अब बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन की प्रचुर मात्रा आपको पता नहीं, यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। आयरन गुण आयरन का प्रचुर मात्रा देता है। ठीक है, चलिए हम लोग सटासट करेंगे। यहाँ पे फिर से बोला है संतुलित आहार, तो ये दूध हो जाएगा। फिर बोला है निम्न से कौन सी बॉडी बिल्डिंग में भोजन। आपको पता है बॉडी बिल्डिंग के लिए या बॉडी के मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो हमारा प्रोटीन वाला आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मिलता है। आपको पता है कि विटामिन ए से हमारी आँख की रोशनी बेहतर रहती है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर बोला निम्न से किस आहार घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम मिलती है। देखिए, अगर बोले कि मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन बोला है प्रति ग्राम मात्रा किस में होती है, तो होता है वसा में, क्योंकि वसा में 9 प्लस कैलोरी होता है, जबकि प्रोटीन में 4 के आसपास होता है और कार्बोहाइड्रेट में 3 के आसपास होता है। तो हमारा ये वसा आंसर हो जाएगा। देखिए, साइनोकोबालामिन बोला है। साइनोकोबालामिन किसका है। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये साइनोकोबालामिन, जिसमें साइनोकोबालामिन ये किसका रासायनिक नाम होता है, तो ये B12 का होता है। ठीक है, और इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। कई बार पूछ देता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट में पाया जाता है। और B6 का क्या नाम है, तो B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, लिखावट गलती हो सकती है, लेकिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। B2 का आपका B1 का हो जाएगा आपका थायमिन। B2 का राइबोफ्लेविन। B2 का राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये हो जाता है। और कभी कभी B3 का भी पूछ देता है, तो B3 का आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक मतलब 5, ये B5 का नाम है। ठीक है, B5 का नाम। B3 शायद होता भी है कि नहीं, पता नहीं, देखना पड़ेगा कि होता है भी कि नहीं। B5 ये पेंटोथेनिक है, यानी 5 है। इसको मैंने याद किया है कि पेंटो यानी 5 आ रहा है, तो B5 का, तो मैंने ये पेंटोथेनिक B5 का नाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने याद किया है कि 5 अगर है तो B5 का नाम होता है, तो ये पेंटोथेनिक B5 का नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग होता है। तो हिम का भाग यानी लोहा, यानी हीमोग्लोबिन में पूछता है कौन सा मतलब तत्व पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोहा होता है। देखिए, यहाँ पे बोला है हिंताजन्य रोग डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेटस किसकी कमी से होता है। तो रिकेटस आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेटस होता है। ओके, अब फिर पूछता है विटामिन ए से कमी आपके क्या होता है, तो रतौंधी होता है। ठीक है, फिर अगर पूछ दे विटामिन B12 किसकी मतलब विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि हमने बताया साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से एनीमिया या इसी को हम बोलो
क्या रक्ताल्पता बोलते हैं, नहीं रक्त की कमी होने वाली, ठीक है। और रक्त अल्पता, अगर इसको हम विच्छेद करें, संधि विच्छेद, तो रक्त अल्पता हो जाएगा, यानी रक्त की कमी वाला, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से आपको पता है क्या होना चाहिए, विटामिन सी की कमी से अस्कर भी होते हैं, ओके। और विटामिन डी तो आपको पता है रिकेटस होता है, हो गया होगा, ठीक। अब इसमें कुछ कमी हम देख रहे हैं क्या, कोई बचा नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोला है कि मछली से प्राप्त कॉड तेल किस विटामिन का समृद्ध है। तो देखिए कॉड लिवर जो होता है, मछली का जो कॉड लिवर होता है, ये विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। बाकी मैंने विटामिन सी का भी बता दिया, विटामिन B12 का भी बता दिया। देखिए कभी विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम पूछ देता है, तो ये एब्सिसिक एसिड होता है, क्योंकि विटामिन सी के जितने भी स्रोत होते हैं सब में एसिड होता है, तो एब्सिसिक एसिड इसको बोला जाता है। विटामिन B12 तो हमने बताया साइनो वाले में, विटामिन डी तो कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन B1 बताया मैंने, थायमिन बताया था, ठीक है, इसको थायमिन बताया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अभी आ गया स्कर्वी, ठीक है। आगे चलते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे भी कन्फ्यूजन, केला किसको, देखिए केला में अक्सर सब कुछ पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो हम लोग का विटामिन बी होता है, ठीक है। क्योंकि ना विटामिन बी, देखिए विटामिन बी का तो मानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि विटामिन बी में किसका सबसे स्रोत है, तो विटामिन B6 का सबसे अच्छा। और विटामिन सी का आपको पता है, मैंने क्या बताया था, पायरोडॉक्सिन बताया था, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन बताया था। बाकी विटामिन मतलब केला, ये ए का भी और सी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहा, फास्फोरस सब कुछ होता है। और केला थोड़ा खट्टा भी लगता है, शायद आपको नहीं मिला हुआ, मतलब कई वैरायटी होती है जिसमें थोड़ा खट्टापन भी आता है, तो विटामिन सी का भी ये स्रोत माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन 6 का, क्योंकि इसमें ना 33% आप केले में 33% विटामिन B6 का माना जाता है, ठीक है। बोला है कि उस विटामिन के नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो आपको पता है कि थक्का जमाने वाला हम लोग का कौन है जी, तो थक्का जमाने वाला विटामिन के है। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो हम लोग का खून का थक्का बनेगा नहीं और खून बहते जाएगा, ओके। ये तो सबको पता है। विटामिन ए आपको पता है, रतौंधी, विटामिन बी, बेरी, उसमें विटामिन बहुत सारे कुछ हैं। विटामिन सी अस्कर भी नहीं, हाँ अस्कर भी, विटामिन के, और ये खून की कमी होता है क्योंकि थक्का नहीं बनता है, ओके। इनमें से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है, तो ये मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। विटामिन डी होता है, बेरी मैंने बता दिया है, विटामिन B1। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रहा, बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं होता, और ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत लोगों ने गलती किया हुआ है, ठीक है। देखिए बोला है कि E300 का सामान्य नाम बताएं क्या है, मतलब कौन से विटामिन को E37 बोलते हैं। देखिए E37 ना एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, तो अगर एंटीऑक्सीडेंट मैंने बोल दिया तो ये कौन सा होता है बता सकते हैं, किसमें कीड़ा नहीं लगता है, किस विटामिन में कीड़ा नहीं लग सकता है। तो आपको पता है कि विटामिन सी एसिड होता है, और एसिड खट्टा होता है, और पता है कि खट्टा चीज़ में जल्दी बीमारी नहीं लगता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है E300, और ये विटामिन सी का सामान्य नाम, मतलब विटामिन सी का नाम है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत अगर बता देते कौन कौन सा होता है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये देखिए आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, अंगूर हो गया। तो देखिए यहाँ से ना टमाटर भी पूछ देता है, एक बार टमाटर पूछा था, बस बहुत लोगों ने मतलब ऑप्शन में ये आंवला नींबू कुछ था ही नहीं, टमाटर था, बहुत लोगों ने लगाया भी नहीं था, तो टमाटर भी होता है, ओके। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए एक जल होता है, एक वसा होता है, ओके। जल में बस B और C होता है, इसके अलावा जितने भी A, E, D, K जितने भी होते हैं ये सब वसा में होते हैं, ओके, इतना याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो देखिए कैल्शियम मैंने किस में बोला था, तो कैल्शियम मैंने विटामिन
ना, प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में कैल्शियम का भूमिका होती है, और प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने का ये विटामिन के है, क्योंकि था का ज़माना है ना, तो विटामिन के है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम बोले किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी में, क्योंकि इसका नाम कैल्सीफेरल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कैल्सीफेरल कैल्शियम के नाम से ही होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ओके, तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं, तो देखिए विटामिन सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईस्ट आपको पता है कि यह कुछ भी चीज़ को फर्मेंटेशन के लिए उपयोग में आता है, तो सी तो कभी हो नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बोला है बी विटामिन के, ये तो थका जमता है। विटामिन ए ये रतौंधी होता है, ठीक है। तो विटामिन बी जो होता है हमारा, वो ईस्ट का मतलब ईस्ट का मैंने ईस्ट प्रचुर मात्रा में इसमें स्रोत है, ये ईस्ट का स्रोत होता है, ठीक है। और पूछ दे कि विटामिन बी में कौन सा भाग होता है, तो विटामिन B2 का ये ईस्ट स्रोत होता है। ओके, अब कोई पूछ दे कि कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, ये मतलब जो भी है स्रोत है, तो ये विटामिन B2 का होता है। कलेजा जो आप खाते हैं ना, तो विटामिन 2 का ही होता है। और ईस्ट को ही आपको पता है क्या बोलते हैं, खमीर, कभी कभी खमीर आ जाता है, ठीक है। फिर है बाकी सब आपको पता है कि विटामिन, देखिए विटामिन के का बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं क्या क्या हो सकता है, मतलब स्रोत क्या होता है। तो इसका होता है टमाटर हो जाता है, ये सी का भी होता है। ये एक चीज़ बताते हैं, विटामिन के है ना, ये अपने आप में ना हमारे आंत में बनने लगता है, ठीक है, ये बन भी जाता है। और हरी सब्जियां भी इसकी होती है, विटामिन ए भी है, हरी सब्जियां होती हैं, तो कोई ना बहुत सारे इस एक ही में चीज़ में हो जाते हैं। और देखिए विटामिन सी का स्रोत में एक चीज़ आया था, अंकुरित अनाज जो हम लोग होते हैं ना, खाते हैं, स्प्राउट्स, वो ना विटामिन सी का स्रोत भी होता है, ठीक है। हम लोग केवल जानते हैं कि वो विटामिन सी का स्रोत नहीं है, लेकिन वो विटामिन सी का भी स्रोत होता है, अंकुरित अनाज जो स्प्राउट्स हम लोग खाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो इसका होता है फिलोक्विनोन। ओके, फिलोक्विनोन ये होता है विटामिन सी का, विटामिन सी का नहीं, विटामिन सी का तो होता है, विटामिन सी का होता है विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। ओके, थोड़ा नाम है ना, हमको थोड़ा इंग्लिश बोलने में, आपको पता है कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। 21 का क्वेश्चन देखते हैं कि डाइडस के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनॉल। आपको पता है रेटिनॉल किसका स्रोत है, तो विटामिन ए का है, तो ये डायरेक्ट हम लोग इसमें टाइम नहीं खा पाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा विटामिन हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो देखिए आँखों को मैंने बताया कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ये भी हमारा बी हो जाएगा, तो इसमें भी टाइम नहीं लॉस करेंगे, आगे चलते हैं। ओके, ये आ गया कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है। तो भाई ये बहुत लोग ना B12 और B9 में मतलब कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ओके, तो मेरा ये है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का अगर बात करें तो ये हमारा B9 का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि B2 का क्या होता है, B2 से हाँ यह है जो हम लोग का त्वचा देखिएगा कि ठंडी के दिनों में त्वचा फटने लगता है, त्वचा में थोड़ा रेघारी टाइप आता है, तो वो त्वचा फटना और आँख का लाल भी होता है, वो हमारा विटामिन B12 से होता है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस आप मेरी बातों को सुनेगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको पता है कि हमारे मसूड़े कमी होने लगता है, और उसमें अस्कर भी होता है, ठीक है। लिखने में गलती हो गई, विटामिन ए तो रतौंधी सबको ही पता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। देखिए ग्लाइकोजन हम पता है कि हमारे भोजन में डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज संग्रहित नहीं होता है, ये हमारे शरीर में किस में जमा कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, और किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट। और पता है कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट का क्लास भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो
25 वाला क्वेश्चन निम्न से किसकी कमी से वर्णनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के अवशोषण को आपको पता है, कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी में। तो ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। मैंने ये पहले बता चुका है इसलिए मैं इसमें नहीं करूँगा। निम्न से किसका जिंक का उच्चतम स्रोत है? मतलब जिंक हमको किस स्रोत से प्राप्त है? तो ये अष्टभुज है, ठीक है। अष्टभुज नहीं बल्कि ये ऑक्टोपस लिखना चाहता है। तो हमारा जो भी आंसर है ऑक्टोपस। आपको पता है कि हम लोग ऑक्टोपस नहीं खाते हैं, लेकिन चाइनीज वाइनीज जापानीज में देखिएगा ऑक्टोपस गजब खाते हैं और वो जिंक का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। ये अब थोड़ा क्वेश्चन आया है मस्त। ये क्वेश्चन सभी को दिक्कत करता है और ये अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे। पूछा है कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन में बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। देखिए सब कोई बोलता है कि ये सब सारे क्वेश्चन हार्ड होता है। देखिए हार्ड कुछ नहीं था, बस आपको अगर अच्छे से फैक्ट्स पता है ना तो क्वेश्चन आपका गलती नहीं हो सकता। क्योंकि इस बार दरोगा में पूछा तो वो क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन पूछने का पैटर्न जो पूछा ना तो बच्चों को हार्ड लगा है, लेकिन जबकि हार्ड नहीं था। मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं। हाँ कुछ टफ था, पूछने का तरीका ठीक था, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था। अगर आपको अच्छे से फैक्ट में पता था ना तो वो कोई गलती नहीं था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। गलत, क्योंकि बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन की कमी से होता है, ना कि विषाणु से कमी से होता है, ठीक है। और बोला है विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। देखिए विटामिन सच में अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी रहेगी तो बीमारी जरूर होंगे। तो हमारा ये सही है और मतलब कथन गलत है, कारण सही है। तो कथन यानी ए गलत है और आर सही है, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस आपका समझने का तरीका अलग था। देखिए अब क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है भाई? तो आपको पता है गाजर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजी के साथ साथ ये हमको लग रहा है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो कोई ना हम लोग देख लेंगे भाई, पढ़ना तो सभी हैं। पूछा है कि पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है वस्तुओं के गुण और पृथक्करण, ठीक है। इसमें से मात्र थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। बोला है कि आलू में, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। आलू में उपस्थित होता है, क्या होता है बताइए? आलू में हम लोग का क्या पाया जाता है? तो बहुत लोग को पता नहीं होता है कि आलू में बहुत सारा चीज़ होता है। तो यहाँ पर मतलब जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना ये कन्फ्यूजन टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता ही नहीं होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए हमारे आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च ना मंड को ही हम लोग स्टार्च बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंड हो जाएगा। ओके चलिए, और आपको पता है कि आलू एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। जो भी मतलब इसमें जो भी कुछ केमिकल बने रहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट वर्णक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है और बीमारी नहीं होते हैं, नहीं होता जल्दी। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर जो भी अच्छे से भोजन करते हैं, देखिए बिहारियों में बीमारी होने का कारण है कि वो लोग ना अपने भोजन पे जल्दी काम नहीं करते हैं और वो आलू भी खाते हैं ना तो अच्छे से नहीं खाते हैं। क्योंकि एक पता है कि स्वीट पोटैटो पाया जाता है हमारे तरफ का, लेकिन अगर उसको लोग पका के खाए ना, केवल आपको पता होना चाहिए कि आलू कच्चा भी खाया जाता है, लेकिन आप में से, अब मैं बताता हूँ, आप में से कोई भी कच्चा नहीं खाता होगा। और कच्चा खाना, आलू अगर आप कच्चा खाते हैं ना तो कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि जब आप पकाते हैं आलू को वो पूरा ऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है, जो ऑक्सीडेंट है एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये सब कोई जानता है, आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है भाई? ये तो सारा कोई जानता है रुक्षांश का क्या होता है। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं, छोटा शायद आगे दिया होगा। हाँ, ये रुक्षांश के लिए ताज़े फल और सब्जियाँ होती है, ठीक है। ये ताज़े फल और सब्जियाँ होती हैं। शायद आपको रुक्षांश पता नहीं होना कि ये क्या होते हैं,
ये ना हम लोग में नहीं पाए जाते हैं, जो भी शाकाहारी जानवर होते हैं ना उसमें रुक्षांश पाए जाते हैं। और वो आपको पता है कि देखिएगा वो पत्ते वत्ते खूब खाते हैं, मतलब हरी चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। और सूखा भूसा वूसा भी होता है तो उसमें रुक्षांश पाते हैं, क्योंकि ये जानवरों के लिए में ही अच्छे से रुक्षांश पाया जाता है। ठीक है। भोजन में बोला है कि भोजन में मौन परीक्षण के दौरान टीचर आयोडीन के हल्के घोल की बूंदू कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो आपने 10वीं या 9th में जो भी मतलब 10वीं में जो भी पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा आयोडीन से रिलेटेड। तो वो होता है नीला और काला। ठीक है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? तो देखिए ऊर्जा देने वाले हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। ठीक है। इसमें 3 के आसपास रहता है, इसमें 4 के आसपास रहता है कैलोरी, और इसमें 9 के आसपास रहता है प्रति ग्राम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं दिया है, लेकिन प्रोटीन भी होता है तो वो भी हो जाता है, तो मेरा वसा और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ओके। और आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा चैप्टर है कि तंतु से वस्त्र तथा पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है। हम लोग ये चैप्टर देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे वस्त्र के तंतु जो पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? तो ये प्राकृतिक, क्योंकि जो भी हम लोग ना प्राकृतिक रूप से जो भी मिलते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। फिर बोला है कि मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु क्या है? देखिए पॉलिस्टर, ये भी प्लास्टिक से बनता है। मतलब मानव निर्मित क्या होता है, जो भी लैब में बने या हम लोग को प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता हो, तो नायलॉन भी बनाया जाता है, पॉलिस्टर भी बनाया जाता है, एक्रिलिक भी बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके। अब बोला है कि बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। तो देखिए जो भी बिहार का पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी एरिया का, वो सारे में जूट अधिकतर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कटिहार, मधेपुरा, सहरसा तो दिया है, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि दरभंगा में भी होता है और पूर्णिया भी, ये सारे जितने भी है ना पूर्णिया भी होता है। और किस जगह तो मेरा ट्रेनिंग पड़ा था वहाँ भी होगा, हाँ किशनगंज में भी होगा, क्योंकि किशनगंज भी उधर ही है। ठीक है। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर में। आगे चलते हैं। रेशों में धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। रेशा से धागा बनाना यानी कताई कहलाता है। ठीक है। और धागे से कपड़ा बनाना वो बुनाई कहलाता है। ठीक है। ये सारे चीज़ होने चाहिए। और धागों में रंग डालना वो रंगाई कहला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की आपको पता है, मैंने बनाया बुनाई। ठीक है। फिर बोला है ओहो, निम्न से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है भाई? तो देखिए ऊर्ध्वपातन के लिए आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड NH4, इसका सूत्र भी होता है NH4Cl। ठीक है। अमोनियम सल्फेट नहीं होगा, अमोनियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम ये नहीं हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा कपूर भी हो जाता है, शुष्क बर्फ, ठोस बर्फ यानी शुष्क बर्फ भी होता है, शुष्क बर्फ भी हो जाता है। बर्फ पूछेगा तो वो नहीं होगा, बल्कि शुष्क बर्फ होता है। नेफ्थलीन भी होता है, नेफ्थलीन। ठीक है। ये सारे हो जाते हैं। कुछ को मैं और नाम बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। शायद मैंने सारा लिख दिया क्या, इसके अलावा कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है भाई, उसमें तो है। चलिए कोई ना, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। सतह पर जाके निम्न से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो आपको पता है कि मैंने अभी बोला कि शुष्क बर्फ होगा, लेकिन बर्फ नहीं होगा, तो हमारा ये नहीं होगा। तो आंसर हमारा बर्फ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातन नहीं करेगा। अमोनियम क्लोराइड करता है, नेफ्थलीन करता है, कपूर करता है। ठीक है। निम्न से ओहो आगे पढ़ना पड़ेगा। निम्न से कौन सी विधि जल को पंकिल गंदे जल से अलग करती है? तो ये आपको पता है कि जो कीप होता है जल और गंदे जल से अलग करती है। नहीं, पृथ्वीकरण तो हम लोग को तेल का यूज करते हैं भाई, तेल को यूज अलग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बोलता है पंकिल गंदे जल यानी कीचड़, पंकिल मतलब पाकी बोलते हैं, पाकी जो
कीचड़ को बोलते हैं। तो जल से अलग करने के लिए हम लोग ना निस्यंदन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम गंदा रहता है, जब पानी अपने आप में रुक जाता है तो जो भी गंदगी होती है नीचे बैठ जाता है, ऊपर शुद्ध पानी रहता है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं निस्यंदन। ओके, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जल शोधन के लिए आपको पता है कि विपरीत जो प्राशन होता है वो सबसे होता है अच्छा माना जाता है, क्योंकि विपरीत यानी इसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस तो होता, ओस्मोसिस, ठीक है, इसका नाम होता है ओस्मोसिस। देखिए, विपरीत में क्या होता है ना कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता का जो भी विलायक होता है ना, कि बाह्य बल इसमें डालते हैं। देखिए, विपरीत प्राशन करने के लिए हम लोग बाह्य बल डालते हैं, और आरोपित जो भी दाब होता है, या दाब होता है चाहे बल बोलते हैं, तो आरोपित दाब जो भी होता है, तो जो भी मतलब कार्यरत जो प्राशन दाब होता है ना, उससे उच्च होता है। तो क्या होता है उसमें, जो उच्च विलायक का अणु जो है, जो विलायक के जो अणु है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र को जाने लगते हैं, तो इसी को हम लोग विपरीत प्राशन बोलते हैं। बाकी प्राशन में आपको पता है कि निम्न से उच्च की तरफ होता है, लेकिन विपरीत में उच्च से निम्न की तरफ होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ना हम लोग बाहर से दाब आरोपित करते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, जो कि अगर जो प्राशन है, अगर प्राशन में जो भी कार्यरत दाब है उससे उच्च होना चाहिए जो आप बाहर से दाब लगा रहे हैं, तभी जाके आपका विपरीत प्राशन होगा। ठीक है, इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो हमने अभी बताया कि शुद्ध जल के लिए रिवर्स प्राशन आरओ। ठीक है, आरओ आपने पढ़ा होगा, अभी तक आप जो पढ़े होंगे कि आरओ क्या होता है, कि आरओ में हम आरओ का पानी दो, वो क्या होता है, तो वही होता है रिवर्स प्राशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। आज समझ में आया होगा कि आरओ क्यों बोलते हैं, कि आरओ का पानी चाहिए, तो ये होता है रिवर्स प्राशन, जो कि जल को शुद्ध बनाया जाता है। अब है कि विलवणीकरण या डिसलिनेशन क्या है? ठीक है, ये होता है हमारा, ये हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करते हैं। ठीक है, थोड़ा ये इसका लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, तो थोड़ा हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा इंग्लिश में सच में मेरा बोल नहीं पाता हूँ जल्दी से, और मेरे दोस्त लोग इसका मज़ा लेते हैं, लेकिन कोई ना, इस वजह से भी तो मेरे दोस्त खुश रहते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हाइड्रोजन को अलग करने के लिए। ठीक है, फिर तेरे निम्न से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है? आपको बताया था मैंने कि अमोनियम क्लोराइड भी है, नेफ्थलीन भी है, कपूर भी है, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? आपको मैंने पता है कि ऊर्ध्वपातन में कौन कौन है। तो अमोनियम क्लोराइड को मैंने बताया था, ये बाकी नहीं होंगे। ठीक है, फिर बोला है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के आप किस विधि में? देखिए, अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन ही विधि लगाएंगे, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण अलग किप फनल द्वारा अलग किया जाता है? तो मैंने बताया था वहाँ पे अभी जो किप फनल का बात कहते हैं, तेल और पानी का। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का भी मैंने देख लेता हूँ। नमक और पानी तो समांगी मिश्रण है भाई, इसका तो क्या ही बताएं, ये तो कुछ बनाने लायक नहीं है। विषमांगी मिश्रण में कौन हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण में भी देखिए नमक और पानी ना, तेल और पानी तो विषमांगी में आता है, क्योंकि अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र के पानी में ऑल कंडीशन के इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकों को अभी मैंने बताएगा कि वाष्पीकरण से देखिए ये बोला है ना कि समुद्र के पानी से, आपको पता है कि जो भी नमक बनाते हैं वो समुद्र के पानी से बनाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वाष्पीकरण किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 17 का सी हो जाएगा।
नहीं भाई, यहाँ से नमक बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अलवणीकरण यानी समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए। देखिए यहाँ पर नमक बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पानी को शुद्ध यानी अलवणीकरण, यानी जो समुद्र का पानी खारा आता है उसको माने खारा नहीं रहना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। तो वो हम लोग को आसवन विधि करते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण अगर बोलेंगे नमक बनाने के लिए तो ये हमारा वाष्पीकरण होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन आसवन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NaCl और NH4Cl, अरे भाई ये क्या है? NH4Cl अभी मैंने बताया था, इसका नाम क्या था कि अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड क्या है? हमारा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, ऊर्ध्वपातक। तो हमको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही इसको अलग कर सकते हैं। और NaCl एक नमक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए, हम लोग का अगला चैप्टर होगा पौधों को जानिए और उनके अंग। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको ऑफिस जाना है। बाकी आपने 30 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। तो इस तरह जुड़े रहे और अपना ज्ञान को, नॉलेज को ग्रो करते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। थैंक यू।